सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 7 जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय का आगे का प्रकरण खानाबदोश और घुमंतू लोग कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या कार्य करते थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। लेकिन ये देख लेते हैं कि इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में जो समाज है वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित था और ब्राह्मणों ने उनका विभाजन किया था। ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों को बड़े बड़े राजाओं ने स्वीकार किया था और इससे क्या हुआ कि ऊंच नीच, अमीर और गरीब के बीच फासला है वो बढ़ने लगा। तो इस समाज से अलग एक और समाज था, जनजातीय समाज। और इस उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए इन सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। फिर हमने देखा था इसके बाद प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र। जैसे ये देखो, हमने इस मानचित्र में देखा था कि लगभग पूरे भारत के अंदर ये जनजातीय लोग पाए जाते थे। पंजाब के अंदर खोखर जनजाति ये 13वीं और 14वीं सदी के दौरान महत्वपूर्ण बन गई थी और इसके बाद ये गख्खर लोग हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हुए। और यहाँ सिंध में मुग़लों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन, इन जनजातियों का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ उत्तर पूर्व की तरफ नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियाँ थी, कोच, खासी, इनका पूरी तरह से प्रभुत्व था इस क्षेत्र पर। फिर हमने देखा पश्चिमी भारत और मध्य भारत में भील बड़ी जनजाति थी और इस जनजाति का काफ़ी प्रभुत्व फैला हुआ था। उसके बाद हमने देखा बिहार और झारखंड के अंदर जो चेर जनजाति है, इनका उदय हुआ था। चेर के अलावा यहाँ मुंडा और संताल जनजातियाँ भी थी। इसके बाद हमने देखा महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ। तो महाराष्ट्र में कोली, कर्नाटक में बेराद, ये जनजातियाँ भी महत्वपूर्ण थी और ये कोली जो जनजाति है वो गुजरात में भी फैली हुई थी। उसके बाद दक्षिणी भारत की बात करते हैं हम, तो दक्षिणी भारत में वेतर, मारवाड़ और बादागस, ये कई जनजातियाँ थी। इनकी काफ़ी तादाद में ये दक्षिणी भारत की तरफ फैली हुई थी। तो इसके बाद हम ये पढ़ेंगे आज कि ये जनजातियाँ खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने चरवाहों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। तो देखो कि जो खानाबदोश लोग हैं, यानी कि ये हमेशा घूमते रहते थे। इनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपने पशुओं के समूह, जिसे रेवड़ कहते हैं, तो वो अपने रेवड़ के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह पर घूमते रहते थे। यानी एक स्थान का जब चारा ख़त्म हो जाता तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। और इसी तरह से दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक और तमाशा करने वाले, इस तरह से घूमने वाले लोग जो अपना काम धंधा करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते थे। और खानाबदोश और ये घूमने वाला समूह, ये दोनों अक्सर उसी जगह लौट कर आ जाते थे जहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। इस तरह से ये साल दर साल घूमते रहते थे। तो वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही अन्य चीज़ें विनिमय करते थे। पहले यहाँ एक चित्र देख लीजिए कि ये घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। कैसे? ये यहाँ से मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लाद लेते थे, जैसे इस चित्र में दिखाई भी दे रहा है। फिर मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते और बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाज़ारों तक पहुंचाते थे। इसके बाद आगे देखिए कि जो ये घुमंतू लोग हैं वो क्या करते थे, चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। विनिमय होता है आदान प्रदान करना। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे।
उनका कारवां टांडा कहलाता था, यानी इन बंजारों लोगों के समूह को टांडा कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। देखो, हमने अध्याय 3 में पढ़ा था गैरिसन शहर और भीतरी प्रदेशों के बारे में। तो गैरिसन शहर वो थे जहाँ कि सैनिक रहते थे। किलेबंद एक शहर होता था जो सिर्फ सैनिकों के रहने के लिए बनाया गया था, और इससे दूर होता था भीतरी प्रदेश यानी मुख्य शहर। तो वहाँ से जो गैरिसन शहर तक जो सामान है बाज़ार से, वो इन बंजारों के द्वारा ही लाया जाता था। बादशाह जहांगीर ने भी अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुग़ल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम भी करते थे, और किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। तो देखो किस तरह से इनका सारा काम चलता था। तो बंजारों के बारे में नीचे लिखा हुआ है कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त भी किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वो खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से फिर वे ऐसी चीज़ें लाद लाते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हैं। टांडा में 6 से 700 लोग तक हो सकते हैं। एक दिन में वे 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी। अपने गाय और बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो देखिए, ये पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है, और बंजारों के तौर तरीक़ों से यह किन मायनों में भिन्न या समान है। तो देखो, आजकल आपको पता ही है कि गांव से शहरों तक और मंडियों तक अनाज कैसे ले जाया जाता है ना। तो आजकल तो बहुत सारे परिवहन के साधन आ गए हैं। ट्रैक्टर है, ट्रक है, इन पर लेकर जाया जाता है, और ये बंजारों के तौर तरीक़ों से बिल्कुल ही भिन्न है। इसके बाद देखिए आगे, कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियाँ भी एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तक, गायक और अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। तो इस तरह से ये लोग साल दर साल एक शहर से दूसरे शहर तक घूमते रहते थे। ये देखिए, यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये कांस्य का मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा का है। इसके बाद आगे देखिए, बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ अब उभरने लगी थी, क्योंकि पहले तो काम के आधार पर ही वर्ण आधारित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आने लगी। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज के अंदर शामिल कर लिया गया, क्योंकि पहले जो जनजातियाँ थी वो इस समाज में नहीं थी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे जातियाँ बनने लगी तो इन जनजातियों को भी इस जाति आधारित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई।
वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। यानी जो पहले समाज का संगठन था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और अब जाति व्यवस्था पर आधारित हुआ। तो इस तरह से जो समाज है वो जाति पर आधारित होने लगा। तो देखो कि जाति पर विचार विमर्श के लिए भी नीचे बताया हुआ भी है कि वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिल्लापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन भी मिलता है कि ब्राह्मणों की एक सभा होती थी और वो उस सभा में बैठकर विचार विमर्श करते थे। ये हमने अध्याय 2 में भी पढ़ा था। ये सभा कुशलता से काम करती थी और इनके निर्णय जो इस सभा में लिए जाते थे उन निर्णयों को मंदिरों में पत्थर की दीवारों पर शिलालेखों पर दर्ज किए जाते थे। और इस सभा का अगर किसी को सदस्य बनना होता था तो उसके कई सारे नियम रखे हुए थे कि उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसके पास अपनी भूमि, और वो भी ऐसी भूमि जिससे राजस्व वसूला जाता हो ऐसी भूमि होनी चाहिए, और सदस्य बनने वाले को वेदों का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से वो ईमानदार होना चाहिए। कई नियम थे इनके इस ब्राह्मणों की सभा का सदस्य बनने के लिए। फिर जब सदस्य बन जाते थे तो उसके बाद क्या है, इन सब के नाम हैं वो एक तालपत्र पर लिखकर छोटे टिकट पर लिखे जाते थे और एक बर्तन में रख देते थे। फिर किसी लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो इस तरह से ये ब्राह्मणों की एक सभा होती थी और वो इस सभा के अंदर बैठकर कुशलतापूर्वक काम करते थे। तो वे रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। तो रथकार होते हैं रथ बनाने वाले लोग। तो उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए कि जिसके अंदर वो वास्तुकला, रथ और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर के द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना भी शामिल थे। तो इस तरह से इन्होंने जातियों के काम भी अब निर्धारित कर दिए थे। इसके बाद है कि 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। यानी अब कई नए राजपूत भी उनकी ताकत में वृद्धि होने लगी। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। यानी पहले वो जनजाति के अंतर्गत आते थे, बाद में उन्हें राजपूत मान लिया गया। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। इसके बाद आगे देखिए, शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय होने के कारण इसका एक उदाहरण है कि जनजातीय लोगों ने भी इनका अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए थे और उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। यानी कुछ परिवारों को ही शासक वर्ग में यानी उन्हें राजा बनाया गया और बाकी जो उन्हीं की आबादी थी उनको क्या छोटी जातियों में जगह मिली। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले ही इस्लाम धर्म को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाला सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित हैं और हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण हैं, गोंड और अहोम जाति। इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरह से इस युग के अंदर काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के संपर्क में आते भी रहे और बहुत सी कई प्रकार की जो जनजातियां थी वो कई प्रकार की जीविकाएं करते थे। अपनी जीविकाओं के लिए कई प्रकार के वो कार्य करते थे और इनमें से कुछ जातियां हैं वो जाति आधारित समाज में शामिल हो गई थी, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था
और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।